वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, तो आप लोग गेस करते चलेगा राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए टेलीग्राम चैनल से जो नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स वो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि पीडीएफ और जो भी प्रैक्टिस सेट का लिंक रहता है सब उसी पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो वहाँ से आप वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएँ। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए 100 प्रश्न फटाफट देखेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग रिविजन करते चलिएगा। पहला अस इंडेक्स निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आईसी इंडेक्स इसको कह सकते हैं, आईसी इंडेक्स। तो ये अभ्यास है जो फ्रेंड्स आपका किस किन के बीच में है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के तहत लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है। 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, PMSYM इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपया की पेंशन दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल आपका है, चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है। देखिए जीके जीएस कॉमन होता है फ्रेंड्स, ये आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग जरूर वीडियो देखें। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बागवानी के लिए। चमन मतलब बगीचा ऐसे होता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है, तो बागवानी का। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, प्राचीन वैशाली नगर के वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। प्राचीन वैशाली नगर के वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाँचवा नंबर सवाल आपका है, पाँचवा नंबर सवाल है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर बी रामदयालु सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सभी को पता होगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे फ्रेंड्स। ठीक है, इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन था बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रामदयालु सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल देखिए, छठा नंबर सवाल आपका है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। छः का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कितना 2.86% है। बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल है, भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई कौन है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स जिला कोषागार। भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई का रहा ना, तो प्राथमिक इकाई हो जाएगा आपका जिला कोषागार। 8 नंबर सवाल देखिए, बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत क्या है। 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत है वार्षिकता का सिद्धांत, लचीलता और परिशुद्धता सभी हो जाएगा। ठीक है, 8 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, भारत में संघीय स्तर पर क्या होता है फ्रेंड्स, तो एक बजट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, भारत में संघीय स्तर पर क्या होता है, तो एक बजट होता है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं, 10 नंबर सवाल। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, भारत में संघीय स्तर पर क्या होता है, तो एक बजट होता है। 9 का करेक्ट आंसर ए हो गया। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल आपका है कि भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार है। 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कौन करता है, तो उच्च न्यायालय को ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 10 का। 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल आपका है कि विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक है। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक है। 11 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी लोक प्रशासन। विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक क्या है, तो लोक प्रशासन करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल है, निम्न में कौन
नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है? 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नौकरशाही का। तो जनता के प्रति उत्तरदायी, निम्न में से कौन नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है? तो अपेक्षित है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नौकरशाही में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनता के प्रति उत्तरदायी नौकरशाही का लक्षण है जो अपेक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल आपका है कि भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खोली है? 13 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मंसूरी में। 14 नंबर सवाल को देखिए। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 14 का। तो ये देखिए, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर जो राष्ट्रपति है जो संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कब करते हैं? तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर संबोधित करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, सबसे अधिक मतदाताओं का देश कौन सा है? इसका जवाब तो आप लोग को पता हो गया होगा फ्रेंड्स। सबसे अधिक मतदाताओं का देश कौन सा है? तो आपका भारत है। अब भारत का ही संविधान है जो फ्रेंड्स विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी याद रखिएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो भारत है। सबसे ज़्यादा मतदाता कहाँ है? तो भारत में। भारत का संविधान जो लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखिए। निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज इसमें से कौन है? तो देखिए मैग्नीज, टिन, सोना, जिप्सम है जो फ्रेंड्स आपका अधात्विक खनिज का उदाहरण है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है? 17 का निम्न में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है? तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अपनी ही जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता। बहुत अच्छा सवाल है भी फ्रेंड्स। कौन सा गुण जो प्रत्येक जितने भी जीवधारी हैं उसकी मूल विशेषता? तो मूल विशेषता यही फ्रेंड्स कि अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता। तभी तो जनरेशन आगे हो रहा है फ्रेंड्स। कोई भी जीव हो फ्रेंड्स, प्लांट हो जो भी हो, सभी जो अपनी जैसी संतान उत्पत्ति करने की क्षमता उनके पास होती है। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है और यही है जो प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है। 18 नंबर सवाल देखें। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे करते हैं, वनस्पति करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये ऑक्सीजन किससे आता है? तो जल से आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से आता है? तो जल से आता है। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सही है? नीति निर्देशक तत्व फ्रेंड्स सभी याद रखिएगा जो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा नीति निर्देशक तत्व। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है। 1818 ईस्वी में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था, वह किस राज्य में स्थित है? तो फोर्ट सूती वस्त्र कारखाना ना, इससे संबंधित भी मैं बताया था फ्रेंड्स। एक सूती वस्त्र कारखाना है जो फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। 1818 ईस्वी में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य में ये स्थित है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 21 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन के हिसाब से निकटतम तारे का रहा है ना, तो इसके देखिए पृथ्वी के सबसे निकट तारा है जो आपका सूर्य है। ठीक है, और दूसरा सबसे निकटतम तारा जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात की जा रही है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी कितना 4.22 प्रकाश वर्ष लगता है। ठीक है, तो निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय पृथ्वी पहुँचता है, यानी किसके बारे में कहा जाए? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश है जो आपका 4.22 प्रकाश वर्ष में पहुंचता है। लेकिन पृथ्वी का सबसे जो नज़दीक तारा कौन सा है फ्रेंड्स? सूर्य। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा ही है। तो उसका प्रकाश तो कितना पहुंचता है सभी जानते हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंच जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर पूछे डायरेक्ट कि सूर्य का प्रकाश कितना देर में पहुंचता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगेगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन निकटतम तारे यानी प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? तो 4.22 प्रकाश वर्ष लगता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल आपका है कि कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? ठीक है, वो हिंद महासागर का है और वो गर्म जलधारा है। तो 22 का करेक्ट आंसर अगुलहास। ठीक है फ्रेंड्स, अगुलहास जलधारा है जो आपका कहाँ? हिंद महासागर का जलधारा, और एक ऐसा है गर्म जलधारा है।
एक पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम के बारे में फ्रेंड्स, तो गल्फ स्ट्रीम डायरेक्ट पूछा जाता है कैसा जलधारा है, तो वो भी आपका गर्म जलधारा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए कि टेबल शुगर में पाया जाता है, टेबल शुगर में क्या पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर सुक्रोज पाया जाता है। 24 नंबर कौन सा विटामिन रक्त के जमाने में सहायक होता है, तो विटामिन के, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के रक्त के जमने में सहायक होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल 25 नंबर सवाल आपका है चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है फ्रेंड्स, पूर्णिमा का दिन लगता है, सभी लोग याद रखें। चंद्र ग्रहण हमेशा है जो आपका पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है फ्रेंड्स, और सूर्य ग्रहण जो अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, तो ये सब जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। 26 नंबर कण्व वंश का प्रथम शासक कौन था, तो करेक्ट आंसर वसुदेव, वसुदेव था जो कण्व वंश का प्रथम शासक था। 27 नंबर प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है, यानी कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है कम से कम, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए तभी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे, 28 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी M.L. घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो M.L. घोष थे फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखें, पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था, पुर्तगाली का मुख्यालय कहाँ बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी गोवा में था। 30 नंबर सवाल को देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.24% है। अभी हम लोग ने देखा था एक क्वेश्चन इसी संबंधित में कि बिहार का टोटल, बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत का कितना है फ्रेंड्स, तो 2.86% था, याद रखिएगा। और पूरा भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व में कितना है, तो 2.42% है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय उद्यान हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ स्थित है। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ए बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में स्थित है। 32 नंबर सवाल को देखिए कि एपिग्राफी का संबंध किसके अध्ययन से है। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेखों की अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शिलालेखों की भाषा भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपिग्राफी का संबंध शिलालेखों की भाषा के अध्ययन से है, तो ऑप्शन नंबर 32 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी। 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये आपका पाणिनि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड्स। ये देखिए अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए आपसे कि अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का कौन सा, मतलब नहीं ऐसे पूछा जाएगा संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन है, तो ये अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया है। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर सवाल आपका है कि अनेकतावाद, ठीक है, अनेकांतवाद, ठीक है फ्रेंड्स, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। 34 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, अनेकांतवाद है जो आपका जैन मत का है, यानी ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कला अनुक्रम है। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिएगा। तो सही कालानुक्रम है जो आपका ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, उसके बाद चैतन्य। ठीक है, शंकराचार्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर सवाल को देखिए। 36 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित युगों में से गलत युग्म को पहचानिए। इसमें से गलत कौन सा है, इसको आपको पहचानना है। चिश्ती दिल्ली और दोआब, सुहरावर्दी सिंध, औलिया मध्य प्रदेश, फिरदौसी बिहार। इसमें गलत कौन है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी औलिया है जो आपका गलत है, क्योंकि औलिया मध्य प्रदेश का युग्म गलत है। औलिया नामक कोई सूफी सिलसिले नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपका औलिया है जो मध्य प्रदेश से आपका गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी है जो चिश्ती है जो अब दिल्ली और दोआब ये सही है फ्रेंड्स, सुहरावर्दी सिंध से संबंधित है, फिरदौसी बिहार ये सही है। औलिया वाला है जो आपका गलत है। तो 36 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
37 नंबर सवाल है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1919 में लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत का सचिव था फ्रेंड्स, तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था, ये भी याद रखिएगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या होगा, भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 38 का गेस करिए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा मैनचेस्टर से क्या समझते हैं फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ दे कि मैनचेस्टर का, हम लोग तो उपमा देते हैं, तुलना करते हैं कि भारत में इसका कौन है, तो मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है इसके बारे में आप लोग सोचिए फिर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर का दिए तो कहाँ, आपका कोयम्बटूर में सही है, लेकिन मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो मैनचेस्टर है ना, वो इंग्लैंड में स्थित एक नगर है। सभी लोग ध्यान से, जिनको नहीं पता याद कर लीजिएगा। मैनचेस्टर है जो इंग्लैंड में एक स्थित नगर है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है, तो इंग्लैंड में एक नगर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए वहाँ से की तुलना सब कहता है। तो जैसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर में, तो कोयम्बटूर हो गया फ्रेंड्स। अगर पूरे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर के कहा जाता है। तो सभी ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ दक्षिण भारत का बोला तो कोयम्बटूर हो जाएगा, उत्तर भारत का हो जाएगा मैनचेस्टर किसे कहता है, तो कानपुर, और पूरे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। 39 नंबर सवाल को देखिए कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 केरला हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा हो जाएगा ए। 41 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। 41 का करेक्ट आंसर खरीफ फसल नहीं है ना, तो सरसों जो रबी फसल के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिएगा। ये सरसों, गेहूं, ये सब ये जो आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। अगला 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है। धातु खनिज इनमें से कौन नहीं है, तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा धातु खनिज नहीं है, तो जिप्सम, बाकी हेमाटाइट, बॉक्साइट, लिग्नाइट है। अगला सवाल देखिए 43 नंबर सवाल, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टान से होती है। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। रूपांतरित चट्टान जिसे कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है, तो इसकी उत्पत्ति जो होती है किससे फ्रेंड्स, तो आग्नेय तथा तलछटी दोनों चट्टान से होती है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर सवाल को देखिए, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो 44 का करेक्ट आंसर डी होगा फ्रेंड्स, काकेसियाई प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिए, 45 नंबर सवाल आपका है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि समताप मंडल जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंडल में विमान उड़ता है, तो यही समताप मंडल में उड़ता है। तो क्यों उड़ता है फ्रेंड्स, इसको आदर्श क्यों माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं और बादल वगैरह सब क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो समताप मंडल में इसलिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि वहाँ पर मौसम संबंधी घटना नहीं घटती है, बादल ये सब वगैरह नहीं होता फ्रेंड्स, इसलिए मतलब कि सूटेबल है वो विमान उड़ान के लिए समताप मंडल। ठीक है, अगला सवाल है 46 नंबर सवाल आपका है। 46 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। गैर नागरिक को भी उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी, संविधान निराकरण का अधिकार। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। 47 नंबर सवाल देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद कितना 257 के तहत। 48 नंबर सवाल देखिए, 48 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत द्वारा नहीं लिया जाता है। 48 का हो जाएगा शिक्षा कर। ठीक है, शिक्षा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेवा कर किसी व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है,
अगर जो देखा जाए सेवा कर है फ्रेंड्स, तो लागू कब किया था? ये 1995 ईस्वी में लागू किया गया था। सेवा कर है जो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये सेवा कर कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? तो 1995 में लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कैसा कर है? सेवा कर है, तो ये आपका प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर का। 49 नंबर सवाल देखिए, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? अच्छा सवाल है 49 का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक इसका करेक्ट आंसर, 49 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखिए, 50 नंबर सवाल है, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी इंडोस्कोप प्रकाश के, देखिए डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त एंडोस्कोप जो यूज करता है फ्रेंड्स, वो किस पे निर्भर है? तो 50 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर होता है। इंडोस्कोप किया जाता है फ्रेंड्स, मतलब डॉक्टर द्वारा रोगी के व्यक्ति के पेट का आंतरिक जांच करने के लिए, ठीक है, एंडोस्कोप कहा जाता है उसे। तो वो जो किस पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर है। इंडोस्कोप याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है फ्रेंड्स। 51 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? चलिए अच्छा सवाल है भी है। तो पृथ्वी तथा सूर्य, याद रखिएगा, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट में फ्रेंड्स आपका लगभग में आपका 14.96, कितना? 14.96 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी अगर कोई पूछे तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ क्वेश्चन क्या क्या है कि किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ये आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। और इसकी दूरी बता दी, याद रखिए 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी है। अगला सवाल देखिए, फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने वाली गैस का नाम क्या है? सभी ने गेस कर लिया होगा फ्रेंड्स, एसिटिलीन गैस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अग्निशमकों में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग में लाया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि अग्निशमक का आप लोग एग्जाम देंगे फायरमैन का, तो ये हो सकता है क्वेश्चन उससे संबंधित है, पूछा जा सके, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अग्निशमकों में खाने का सोडा, खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं फ्रेंड्स। इसका खाने का सोडा, इसको बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट उसका आपका रासायनिक नाम हो गया। तो अग्निशमकों में खाने का सोडा का प्रयोग में लाया जाता है, बिल्कुल लाया जाता है फ्रेंड्स, आप लोग सभी लोग याद रख लीजिएगा, अग्निशमकों में खाने का सोडा का प्रयोग लाया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर आपका है फ्रेंड्स कि शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है, ये भी करेक्ट आंसर है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग, सभी सही है फ्रेंड्स, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कहाँ 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद कर ले फ्रेंड्स, एक बार पुनः से इंपॉर्टेंट है कि अग्निशमकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है, तो बिल्कुल लाया जाता है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है, ये भी करेक्ट है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है, ये भी आपका सही है। 54 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी एक तरह से कह सकते हैं जॉन्डिस का फ्रेंड्स, आपका पीलिया का ही विकृत रूप है ये। तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायरस के कारण होता है, ठीक है। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 55 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90% होता है जो प्लाज्मा में जल होता है। कितना? 90%, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त क्या है फ्रेंड्स? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है, ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और प्लाज्मा में जल का मात्रा कितनी होती है? जल का प्रतिशत कितना? तो 90% होता है। 56 नंबर मधुसूदनी, देखिए इंसुलिन को क्या मधुसूदनी भी कहा जाता है, अंतःस्राव हार्मोन एक, क्या यहाँ पर हो जाएगा 56 का? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स पेप्टाइड है। इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक क्या है? तो पेप्टाइड है, जिसका स्राव कहाँ से होता है फ्रेंड्स? तो आपका ये अग्नाशय पैंक्रियाज ग्रंथि से इसका स्राव होता है। पैंक्रियाज है जो मानव शरीर के सबसे बड़ा अंतः और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रंथि पूछेगा तो लीवर हो जाएगा, लेकिन अंतःस्रावी बाह्यस्रावी में देखेगा तो वही आपका अग्नाशय या पैंक्रियाज मारिएगा। 57 नंबर सवाल देखिए, भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? तो 57 का करेक्ट आंसर कब लड़ी गई थी? 1857 विद्रोह में जो हुआ था वही फ्रेंड्स।
जब मार्लो मिंटो सुधार 1909 लागू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? चलिए फटाफट आप लोग गेस करिए, गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स, नाम ही है मार्लो मिंटो सुधार, तो यही होएगा, लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 58 का। 59 नंबर सवाल को देखिए, 59 नंबर सवाल आपका है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित टॉल्स्टॉय फॉर्म से इनमें से कौन जुड़े हैं? तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी, गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में स्थित टॉल्स्टॉय फॉर्म से गांधी जी जुड़े हुए हैं, 59 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 इनमें से कौन हिंदुस्तान के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे? 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दें। इनमें से कौन हिंदुस्तान के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे? 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। 61 नंबर सवाल को देखिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली मुख्यतः गैस कौन है? इससे संबंधित आपको फायरमैन में अभी एक प्रश्न पक्का हर हाल में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाले, ठीक है। 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? चलिए, कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन है जो आपका सक्रिय नहीं है, बाकी सभी जो सक्रिय है। तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्लाइसिन देखा जाए फ्रेंड्स तो एकमात्र क्या, ये अमीनो एसिड है, ठीक है। ग्लाइसिन क्या होता है? अमीनो एसिड होता है, ये आपका है जो ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है, बाकी एलानिन और बाकी ये सभी जो है। तो 62 का करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल नहीं है, कौन सा यौगिक? तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लुईस अम्ल नहीं है, तो NH3 हो गया, ठीक है। NH3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लुईस अम्ल ये आप नहीं है। तो देखिए लुईस अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो NH3 आपका जो ये लुईस अम्ल के अंतर्गत नहीं आता है। 63 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और 64 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है? 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रियॉन। बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है, फ्रियॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवरक्त, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 65 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल देखिए, 66 नंबर सवाल आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वात्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सार्वत्रिक तापन कहते हैं, के लिए उत्तरदायी है। कौन सा? मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी है जो फ्रेंड्स आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। चलिए कितना हो गया? 66 67 नंबर सवाल को देखिए। 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन साया से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है? 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अम्ल वर्षा ना? तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया फ्रेंड्स एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। देखिए अम्ल वर्षा कब कहेंगे? जब वर्षा का जो जल का जो pH मान कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 5.6 से, याद रखिए 5.6 से कम होता है तभी हम उसे अम्ल वर्षा कह सकते हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा होगा फ्रेंड्स तो इसके कारण क्या होता है कि आपका आंखों में और शरीर में जलन होने लगती है। अम्ल वर्षा में अगर अब उसका बारिश का पानी आपके शरीर पर लगा ना तो क्या शरीर में और आंखों में जलन होता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें उसका pH मान क्या है? 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। 68 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? बहुत अच्छा सवाल है, 68 का भी है। देखिए फ्रेंड्स, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हो सकता है प्रश्न आपको पक्का पूछा जाए एग्जाम में। अगला सवाल देखिए, 69 नंबर सवाल है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा किसके कारण से फ्रेंड्स? तो आपका धूल कण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल देखिए, रक्त का pH मान कितना होता है? चलिए ब्लड का pH मान तो क्षारीय होता है, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 होता है। इंडिया गेट स्मारक है, ठीक है। इंडिया गेट 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विश्व युद्ध, ठीक है।
इंडिया गेट विश्व युद्ध प्रथम का स्मारक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इंडिया गेट पर हजारों भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित किया गया है, जो प्रथम विश्व युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर गए थे। तो इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध का स्मारक है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ विश्व युद्ध लिखा हुआ है, प्रथम द्वितीय नहीं, तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर सवाल देखिए कि कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं। 72 का तो देखिए कंप्यूटर में जो आंकड़ा भंडार होता है बिट्स के रूप में होता है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर, किस देश के राष्ट्रीय झंडे में भारत के राष्ट्रीय झंडे के समान रंग है। चलिए 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इटली के राष्ट्रीय झंडे में भारत के राष्ट्रीय झंडे के समान रंग है, याद रखिएगा सभी लोग फ्रेंड्स, इटली के। ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो आपका रोम पड़ता है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 74 नंबर की कुंभ मेला वर्षों में एक बार मनाया जाता है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है फ्रेंड्स, तो 12 वर्षों के बाद में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कुंभ मेला कितने दिनों के बाद होता है, तो आपका 12 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, भारत में कुंभ मेला देखा जाए तो हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग 4 जगह में ये आपका आयोजित किया जाता है। कितने वर्षों के बाद होता है, तो 12 वर्ष के, याद रखिएगा। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग में इसका आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन एक पक्षी अभयारण्य है। चलिए गेस कीजिए 75 नंबर सवाल का। तो देखिए भरतपुर है जो आपका एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, भरतपुर अभयारण्य है जो पक्षी को ही केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इनमें से कौन एक पक्षी अभयारण्य, तो भरतपुर, तो भरतपुर है, इसी को केवला देव अभयारण्य भी कहा जाता है। और ये कहाँ पड़ता है, तो आपका ये राजस्थान में पड़ता है। एक क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, राजस्थान में पूछ देगा भरतपुर या केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एक बांदीपुर है जो फ्रेंड्स, बांदीपुर अभयारण्य के बारे में पूछा जाता है, तो वो कहाँ है, तो कर्नाटका में, वो भी फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं, 75 नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स। 76 नंबर सवाल देखते हैं। 76 नंबर सवाल आपका है, 76 नंबर सवाल आपका है कि अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी.एस. नायपाल के द्वारा लिखा गया अ बैंड इन द रिवर। 77 नंबर सवाल देखिए, 77 नंबर सवाल है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हुई थी। तो कितना डेट पूछा जा रहा है, 77 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 18 जून 1858 में। 78 उत्तर प्रदेश के किस जिला की सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश इन चारों राज्यों से लगती है। बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसका सीमा बिहार से भी लगता है, झारखंड से भी लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है और मध्य प्रदेश से लगता है। तो 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललित आपका सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है फ्रेंड्स जिसकी सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगती है। 78 का करेक्ट आंसर सी हो गया। 79 को देखें, 79 आपका है कि इज 3.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में किस बैंकों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर SBI, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। 80 नंबर सवाल देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी है। 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 290 रुपये प्रति क्विंटल। 82 नंबर देखिए, सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 290 रुपये प्रति क्विंटल, बिल्कुल सही है। 81 नंबर सवाल देखिए, 81 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है। 81 का करेक्ट आंसर सी होगा, हरियाणा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 82 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 के समकालीन नहीं था। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। ठीक है, मिलिंद एक 3 से समकालीन नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 83 नंबर सवाल क्या है आपका कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभ आरंभ कब किया गया था। तो 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2005। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
84 नंबर सवाल को देखिए कि निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है। तो देखिए निर्वाचक मंडल जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करता है इसका गठन संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 85 नंबर सवाल को देखिए उपन्यास हुल्ला बल्लू, ठीक है फ्रेंड्स, हुल्ला बल्लू इन द गवावा आचर्ड के लेखक या लेखिका कौन है। बड़ा टेढ़ा नाम है फ्रेंड्स उपन्यास का। तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। उपन्यास कौन सा है, हुल्ला बल्लू इन द गवावा आर्चर्ड के लेखक कौन है, तो किरण देसाई। अगला सवाल देखिए सुबंधु, ठीक है, सुबंधु घटखरपर छपनाक वीरसेन इन सभी में क्या समानता थी, ठीक है। 86 का, तो 86 का बी होगा। यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ठीक है, ये सभी रहते थे उन्हीं के दरबार में। 87 नंबर सवाल को देखिए जीवाणु और वायरल संक्रमण की निगरानी के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए संघ का नाम क्या है। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वन हेल्थ, ठीक है। जीवाणु और वायरल संक्रमण की निगरानी के लिए जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया संघ है उसका नाम है वन हेल्थ। 87 का बी। 88 नंबर सवाल देखिए गैनीमिड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम बताइए। तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। गैनीमिड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। देखिए गैनीमिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 89 देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है। 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनाली में बनाया गया है। चलिए 90 नंबर सवाल को देखिए। 90 नंबर सवाल आपका है हाल ही में डंपा बाघ अभ्यारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया, यह कहाँ स्थित है, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड, तो डंपा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो 90 का करेक्ट आंसर सी होगा, ये मिजोरम में पड़ता है, ठीक है। डंपा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, तो मिजोरम में, याद रखिएगा। 91 नंबर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा, तो ऑपरेशन कोजिट, ठीक है फ्रेंड्स, ऑपरेशन कोजिट इसका नाम था। 91 का करेक्ट आंसर बी होगा। 92 नंबर सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है, बहुत अच्छा सवाल, ये भी 92 का। ऑप्शन नंबर सी सीमेंट का जलयोजन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया करते तो सीमेंट का जलयोजन होता है। 93 नंबर सवाल देखिए एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, याद रखिएगा एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल कैडेट कोर। 94 नंबर सवाल देखिए बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। चलिए बिच्छू आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं जिनको बिच्छू ने काटा भी होगा, मुझे भी काटा है एक बार। तो बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। 94 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डंक में होता है, ठीक है, पैरों में, हाथों में, मुंह में। उसका डंक अगर काट दिएगा फ्रेंड्स तो फिर कहीं नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर हाथ पर उसको खिला भी सकते हैं, लेकिन डंक है उसी में विष होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, तो 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी 1878 ईस्वी में। और देखिए इसको ट्रिक से बताए थे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। और इसको रद्द किसने किया था फ्रेंड्स, तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। ये पूछ रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था, तो 1878 में पारित हुआ था, किसके समय में, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, ठीक है। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, तो देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम था फ्रेंड्स, 1878 में पारित किया गया था, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 96 नंबर सवाल पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम है, क्या है फ्रेंड्स। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए NITI, नीति आयोग, ठीक है, यानी पुनर्गठित योजना आयोग का नाम क्या है, तो नीति आयोग। 96 का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर सवाल को देखिए निम्न स्थलाकृतियों में किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभ्रंश घाटी के द्वारा। अगला सवाल है दाब घटाने पर किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दाब घटाने पर किसी
द्रव का क्वथनांक पर, तो सिंपल है फ्रेंड्स लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जब दाब घटाइएगा तो क्वथनांक मतलब समझ रहे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट, तो दाब घटाइएगा तो घटेगा, दाब बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा। तो दाब घटाने पर किसी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या है, घटेगा। ऑप्शन नंबर बी 98 का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछेगा बढ़ाने पर क्या होगा, तो बढ़ेगा, ठीक है। जो प्रेशर कुकर में खाना पड़ता है फ्रेंड्स वही है ना आपका, इसी पर डिपेंड करता है। 99 नंबर सवाल को देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिंपल है फ्रेंड्स कहाँ है, चलिए इसका जवाब तो सब बता दिए होंगे, उत्तराखंड में पड़ता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। इसका पुराना नाम अगर पूछे फिर तो हैली नेशनल पार्क था। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो क्या उसका नाम था फ्रेंड्स, हैली, याद रखिएगा क्या, हैली नेशनल पार्क के नाम से ये जाना जाता था, ठीक है। अभी क्या किस नाम से जाना जाता है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन पहले क्या कहा जाता था, हैली नेशनल पार्क कहा जाता था। आज का अंतिम सवाल 100 नंबर सवाल को देखिए, भारत के किस राज्य में नीरमहल जल उत्सव मनाया जाता है। ये नीरमहल जल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, अगरतला है फ्रेंड्स, ठीक है, अगरतला। तो वहाँ पर है जो क्या फ्रेंड्स, आपका त्रिपुरा में ही आपका जो नीरमहल जल उत्सव मनाया जाता है फ्रेंड्स। वहाँ पर 3 दिनों तक ये पारंपरिक है जो आपका त्यौहार के रूप में मनाया जाता है उत्सव। तो त्रिपुरा याद रखिएगा, नीरमहल जल उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो ये 100 प्रश्न था और जीके जीएस के फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और फ्रेंड्स आपका हिस्ट्री का जो मैं सिलेबस के अनुसार कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करते रहे फ्रेंड्स। उसको जल्द ही सभी विषयों का मैं आप लोग को सिलेबस के अनुसार करवा दूंगा। बाकी फिजिक्स का और रसायन का और हिंदी का 3 का तो मैं करा दिया हूँ, और हिस्ट्री का आज से कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो उसका 2 मैं किया था जो सिलेबस के अनुसार ही किया था। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।